कि भाई मुझे मत मारो, मैं भी तुम लोगों का भाई हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। तो फिर हमने अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद उनके यहाँ पे सरिया मार दिया था आईब्रो पे। उसके बाद उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। पर उसकी छुरी भैया कितनी लग गई थी, वो तो बच्चा भी नहीं। आप पुलिस वाले ये कह रहे हैं वो नाबालिग है जिसने मारा। मैं कैसे मान लूं नाबालिग है वो, कैसे समझ लूं। मेरा भाई गया है, मेरी माँ का बेटा गया, उनसे पूछो उनका दिल कैसा हो रहा है। उसका दिल छन्नी कर दिया, मेरी माँ का दिल फट गया, मेरा बाप अधमरा हो गया है। उनसे पूछो कैसे मेरा भाई, किस तरीके से उसको तकलीफ होगी। पूरा आधा घंटा उसकी सांसें चली गई। लगा दो, देखना कैसे चला गया। एक बार देख लो, जिन्होंने मारा है उन्हें लगा दो। मेरा बच्चा भी आया था 1 हफ्ते की छुट्टी में। नु कहता था अम्मी तेरा भैया नहीं है ना, मैं तेरा भैया हूँ। मुझसे कहता था, नु कहता था मेरी बहन है तू। मेरा बच्चा मेरा इकलौता था, मेरा इकलौता, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। देखिए वो ट्रेन में चढ़ के मुझे कॉल किए थे, मैंने उनसे बात किया। वो बोले कि तबस्सुम देखो यहाँ पर शराबी जो है ना मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तो मैंने कहा क्यों? वो बोले कि मुझे मार रहे हैं। मैंने क्यों मार रहे? मैं ट्रेन में कोई नहीं है, उनसे हेल्प लीजिए। उन्होंने ट्रेन में भी सबसे कहा कि मेरी मदद कीजिए, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वैसे ही तुरंत मैंने वीडियो कॉल स्टार्ट किया मोबाइल में। वीडियो कॉल के दरमियान मैंने देखा कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं, उन्हें तमीचा मार रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती खींच के गेट के पास लेके जा रहे हैं। दोस्तों, आज औरत पर जुल्म की कहानियाँ इस मुल्क में नई नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दर्द तब पैदा होता है जब किसी औरत के सामने उसके घर का सहारा छीन लिया जाता है। जब एक माँ अपने बेटे की लाश देखे, जब एक बहन अपने भाई के खून से सने कपड़े पहचाने, जब एक बेटी अपने बाप की टूटी हुई लाश पर रोए, और जब एक पत्नी आखिरी बार वीडियो कॉल पर अपने शौहर को पिटते हुए देखे, तब सिर्फ एक इंसान नहीं मरता, पूरा परिवार अंदर से मर जाता है। नमस्कार, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज दिल्ली से बिहार तक कई घरों में चीख गूंज रही है। कहीं सुभान मलिक की मां रो रही है, कहीं आयान सैफ़ी की मां का इकलौता सहारा छिन गया, कहीं कैफ की बहन अपने भाई की तस्वीर सीने से लगाए बैठी है, तो कहीं तबस्सुम अपने शौहर मौलाना तौसीफ़ रज़ा की आखिरी वीडियो कॉल भूल नहीं रही, कहीं एक छोटी बच्ची जो बाप के कातिलों के लिए लड़ते लड़ते बड़ी हो गई, अपने बाप के कातिलों के लिए इंसाफ मांग रही है। सवाल सिर्फ इतना है, इन लोगों का कसूर क्या था? मेरा बेटा हाफिज़े कुरान था। सबसे बड़ा सवाल, इनका कसूर क्या था? एक माँ कह रही है मेरा बेटा हाफिज़े कुरान था। ये कहानी दयालपुर का सुभान मलिक की है, एक ऐसा लड़का जिसे लोग उसकी मासूमियत और कुरान याद होने की वजह से जानते थे। परिवार कहता है उसकी किसी से दुश्मनी नहीं थी, फिर भी उसे बुलाया गया और चाकुओं से गोद दिया गया। भैया को लगा दो, देखना कैसे चला गया। एक बार देख लो, जिन्होंने मारा है उन्हें लगा दो। मेरा बच्चा भी आया था 1 हफ्ते की छुट्टी में, बाहर पढ़ता था कहीं। हाँ, 1 हफ्ते की छुट्टी में आया है। कल जा रहा था, आज जा रहा था, मैंने बैग बांध दिया। रात को 8:30 बजे उठ के गया है। उमेर है दूधिया और वो है सारिक और उसका बाप है, उसका चाचा है, सब ने मिल के कत्ल करा है, सब ने मिल के। हाँ हाँ, आज जा रहा था, नु कहता था अम्मी तेरा भैया नहीं है ना, मैं तेरा भैया हूँ। मुझसे कहता था, नु कहता था मेरी बहन है तू, अम्मी भी है। मैं कहती थी भैया है, आज चला जाएगा अम्मी, अम्मी बहुत दिन में आऊँगा। एक साल में 1 साल की पढ़ाई पूरी करके आया है। भैया यहाँ पे मारा है, छुरी से गोद दिया, आते निकाल देंगे बाहर, सीना में
जब मैं गई थी रात ढूंढने, मैं ढूंढने गई, मेरी बात सुनो, मेरे हस्बैंड ना मेरी दौरानी के लड़का हुआ है, GTV में गए थे, मैं अकेली थी, मेरा बेटा 8:30 बजे चला गया, मैंने देखा भैया नहीं आया है, अभी 10 बजे गए, मैंने देखा भैया आ रहा होगा, मैंने देखा 11 बज गए, मैं भैया को इस गली में देखने गई 11 नंबर में, फिर मैं 25 नंबर में, फिर मैंने 22 नंबर में, मैंने 22 नंबर में देखा भैया, फिर मैं उसके हिसाब पास पहुंच गई जिसने भैया को मारा था, वो घर में सो गया, वीडियो बना के लाया है इसकी पूरी खून कीचड़। मैंने कही उमेर मेरा भैया कहाँ है? कह रहा है उसका बाप ऊपर से कह रहा है वो उमेर नहीं है, उमेर कहीं गया है। मैंने की हाँ, मैंने की भैया कहाँ है मेरा बच्चा कहाँ है, सुभान कहाँ है? तो उसकी अम्मी, उसका भैया, 5 जने उतर के आए हैं ऊपर से। नौ कह रहा है तेरा भैया मुल्ला जी है। मैंने की हाँ, सिर पर टोपी लगा के रहता था, पढ़ाई करता था। मैंने की हाँ मुल्ला जी है, दुनिया से चला गया, ऐसे कहती मुझसे, दुनिया से चला गया। हाँ, फिर कह रहा है जो कह रहे थे ना कि वो नहीं है, वो उमेर नहीं है, उमेर आया है। फिर नौ कह रहा है देख तेरे भैया की वीडियो, दुनिया से चला गया। उसने मुझे दिखाई, वाइट कुर्ता पहन के गया है, खून में सारा रंग रहा है। अब उसके घर में सिर्फ मातम है। माँ की आंखें दरवाजे पर टिक जाती हैं, जैसे अभी सुभान अंदर आएगा और कहेगा अम्मी मैं आ गया, लेकिन अब वो कभी नहीं आएगा। दोस्तों, कितनी कहानी है, 400 रुपये वाली कहानी सुनिए। जी हाँ, 400 रुपये और कैफ की जान चली गई। न्यू मुस्तफ़ाबाद का 26 साल का कैफ पुलिस के मुताबिक सिर्फ 400 रुपये के विवाद में मार दिया गया। सोचिए, इस देश में इंसान की जान की कीमत अब 400 रुपये रह गई है। 3 नाबालिग लड़कों ने चाकू घोंप दिया। इतना ही नहीं, पुलिस अब ये भी जांच कर रही है कि हत्या का वीडियो सोशल मीडिया पर क्यों डाला गया। यानी अब हत्या सिर्फ गुस्से में नहीं होती, उसे रिकॉर्ड किया जाता है, दिखाया जाता है और वायरल किया जाता है। कैफ की बहन पूछ रही है, क्या मेरे भाई की जान इतनी सस्ती थी? लेकिन उसके सवाल का जवाब किसके पास है? आप लोग तो अभी ही शिफ्ट हुए हैं, पता चला, फिर अचानक कोई पुरानी दुश्मनी, कुछ रंजिश? क्या पुरानी दुश्मनी नहीं है, बस ऐसे ही ये लोग मिलने जुलने, ये अड़ोस पड़ोस के इधर के थे, बातचीत थी उसकी। सुनने में ये आ रहा 400 रुपये के चक्कर में इस तरीके से उसने ऐसे मारा है, 400 रुपये के चक्कर में आ रहा है। पर अभी वो पकड़ लिए गए हैं। चाकू भी उनकी तीनों के पास जो बरामद कर ली पुलिस वालों ने, अपने पास से कर ली, वो भी पकड़ गई हैं। पर सुनने में एक तो घर से लेके गया है, वो तीन एक घर तो से मारा लेके, है। पतला सा था, लंबा सा, जो देखा है मैंने, पतला सा लंबा सा है। उसकी वो हल्की लाइट कलर की ऐसी शर्ट थी। वो मेरे घर से लेके गया, मुझे नहीं पता, मुझसे कह रहा बाजी के एफ को उठा दो, भेज दो। मैंने उसे सोते हुए से उठाया, मुझे पता होता ये ऐसे लेके गया, मैं नहीं उसे भेजती बिल्कुल भी। मेरे घर से आधा घंटा वहाँ पे खड़ा रहा वो लड़का, और दोबारा अभी तक उसकी शक्ल नहीं देखी। वो भी गुम हो गया, लड़का अभी तक नहीं देखी उसकी शक्ल, जो यहाँ से लेके गया वो। हाँ, कैमरे लगे हुए हैं यहाँ पे। हाँ, आ जाएगी। ये कितने बजे का वाकया है? ये 2 बजे यहाँ से निकला है, 2 से 2:30 बजे सामान लेके निकला था अपना कबाड़ का बेचने के लिए। वहाँ पे बस ये वहाँ के लोगों ने बताया, वहाँ बस इसने बेचा है, पैसे रखे हैं। उसके बाद इन लोगों ने वहीं देखा, 25 नंबर से उसे मारते मारते जैसे उनने छुरी देखी, वहाँ से भागता हुआ फौरन आया बाबू हलवाई तक, वहाँ पे उसने पकड़ के मार दिया। खींचते हुए लाए थे, वो भागा था, वो देख लिया तो उसे, वो भाग के मेरा बचा लो। पर किसी ने नहीं बचाया उसे, किसी ने भी। सबने देखा, एक बार तुम लोग दूर से पत्थर मार देते उसके सर पे, कुछ तो कर देते उसने। मैंने तो कोशिश करी, पर उसकी छुरी है भैया कितनी लग गई थी, वो तो बचा भी नहीं। आप पुलिस वाले ये कह रहे हैं वो नाबालिग है जिसने मारा। मैं कैसे मान लूं नाबालिग है वो? कैसे समझ लूं? मेरा भाई गया है, मेरी माँ का बेटा गया, उनसे पूछो उनका दिल कैसा हो रहा है। उसका दिल चरनी कर दिया, मेरी माँ का दिल फट गया, मेरा बाप अधमरा हो गया है। उनसे पूछो कैसे मेरा भाई, किस तरीके से उसको तकलीफ होगी। पूरा आधा घंटा उसकी सांसें चली, ऑक्सीजन उसके मुंह में नहीं लगा, शास्त्री पार्क ले गया, वहाँ वेंटिलेटर नहीं मिला, मर गया वो बेचारा।
हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं नाबालिग कड़ी से कड़ी सजा देंगे। हमें सजा नहीं चाहिए। मैं पुलिस से ही अपील कर रही हूँ, मुझे सजा नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए उसकी एनकाउंटर चाहिए, बात खत्म। एनकाउंटर कर दो, मेरे भाई को सुकून मिल जाएगा, हमें सुकून मिल जाएगा। जिसने मारा उसका बदला ये, नहीं तो आज तुम वो फिर कल को निकल के आ जाएगा, फिर उसके बाद किसी का भी मार देगा। उसने मारा और कल ही उसने वीडियो डाल दी। इतनी हिम्मत, मैं कैसे मालूम वो नाबालिग है, उसने वीडियो डाल दी। मतलब वो तो पुलिस वालों को मुंह पे थप्पड़ मार रहा है, वो दिखा रहा है ये देखो मैंने मारा, और फिर वो मैंने मारा और फिर वीडियो बना के उसने पोस्ट कर दी। तो ये चीज पुलिस वालों को सोचनी चाहिए ना, दिल्ली पुलिस को सोचनी चाहिए। आप ना देखिए, क्योंकि आए दिन यहाँ पे मर्डर हुए, जब तक इनका कहना है कि कोई सख्त कार्रवाई हो, जब तक सही सख्त कार्रवाई नहीं होगी किसी को कोई असर नहीं पड़ेगा। आए दिन ऐसा होता रहेगा। आप हिम्मत देखिए, मर्डर करने के बाद सोशल मीडिया पे मारने वाला वीडियो वार दिखाता, छुरी भी दिखा रहा, पूरी छुरी दिखाई और ये बोला कितना 276 क्या बोला 302 लग जाएगी, निकल के आ जाऊंगा। और ऐसे मेरे भाई का पूरा खून उसके हाथ में लगा होता है, ऐसा करता उसने। बताओ मैं कैसे मान लूं पुलिस वाले, मैं कैसे कह दूं ये नाबालिग है या मुझे, मैंने कह दिया मेरी डेड बॉडी आएगी, हम पूरा सन कर देंगे, रोड जाम हो जाएगा, जब एनकाउंटर होगा जब जाएगा, बस बात खत्म। आइए त्रिलोकपुरी चलते हैं दिल्ली के अयान सैफी, जो झगड़े में था ही नहीं। त्रिलोकपुरी का 16 साल का अयान सैफी, इकलौता बेटा जो पढ़ाई भी करता था और अपनी मां का हाथ भी बटाता था। परिवार का आरोप है कि 6 से 8 लड़कों ने पार्क में घेर कर उसको हमला कर दिया। पीठ, पेट, हाथ, हर जगह चाकुओं के निशान थे। परिवार कहता है अयान उस झगड़े से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी उसे मार दिया गया। मेरा बच्चा मेरा इकलौता था, मेरा इकलौता, मेरे आगे पीछे कोई भी नहीं है। उसके परिवार में उसकी एक अम्मी है, बस खाली एक उसी का लाल कह रहा था वो, और हमारा सबको चाहिए था। उन्हें के घरों में भी आग लगवाओ, जैसे उत्तम नगर में करा था। एक उसको मारने पे तरुण के घर में 1 घंटे में 2 घंटे में बिल्डोजर चल गए थे। अब तो इतना टाइम हो गया, अभी तक तो कोई सुनवाई नहीं है। रेखा गुप्ता जी कहाँ, मेरी बात सुन लो, मुझे इंसाफ दिला दो। माँ सिर्फ एक बात दोहरा रही है, मेरा बेटा किसी का दुश्मन नहीं था, लेकिन अब उसकी दुनिया उजड़ चुकी है। कहानी बिहार और बरेली के बीच के एक वीडियो कॉल की, जिसमें हकीकत कैद हो गई। वीडियो कॉल पर मेरे शौहर को पीट रहे थे। बिहार के मौलाना तौसीफ रज़ा की कहानी शायद सबसे ज़्यादा दिल तोड़ देने वाली है। उनकी पत्नी तबस्सुम बताती हैं, रात 9:45 बजे कॉल आया। तौसीफ ने कहा कुछ लोग मुझे मार रहे हैं। फिर वीडियो कॉल शुरू हुई। तबस्सुम ने अपनी आँखों से देखा कुछ लोग उनके शौहर को ट्रेन में घसीट कर पीट रहे थे। उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। अगले दिन अखबार में ख़बर मिली, तौसीफ अब इस दुनिया में नहीं रहा। तबस्सुम का दर्द सिर्फ़ अपने पति को खोने का नहीं, उनका दर्द ये भी है कि भीड़ में कोई मदद के लिए आगे नहीं आया। देखिए वो ट्रेन में चढ़ के मुझे कॉल किए थे, मैंने उनसे बात किया। वो बोले कि तबस्सुम देखो यहाँ पर शराबी जो है ना मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा है। तो मैंने कहा क्यों? वो बोले कि मुझे मार रहे हैं। मैंने क्यों मार रहे? मैं ट्रेन में कोई नहीं है, उनसे हेल्प लीजिए। उन्होंने ट्रेन में भी सबसे कहा कि मेरी मदद कीजिए, ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहे हैं। वैसे ही तुरंत मैंने वीडियो कॉल स्टार्ट किया मोबाइल में। वीडियो कॉल के दरमियान मैंने देखा कि उन्होंने मेरे हस्बैंड का कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं, उन्हें तमीचा मार रहे हैं, उनको ज़बरदस्ती खींच के गेट के पास लेके जा रहे हैं। लेकिन मैंने इसी दरमियान मेरे हस्बैंड ने सबसे मदद मांगा कि प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए। मैं तो एक आलिम दीन हूँ, मदरसे में पढ़ाता हूँ, मदरसे में पढ़ता हूँ, मैं चोर नहीं हूँ। देखिए उन पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। वो बेकसूर होकर अपनी किताबों को दिखा रहे थे। मेरा बैग देखिए, मेरा किताब देखिए। अगर मैं चोर हूँ तो चोरी का कोई तो निशानी मेरे पास होना चाहिए। इसी दरमियान मैंने भी फ़ोन में चिल्लाया कि वो मेरे हस्बैंड का मदद कीजिए। वो मदरसे में बच्चों को पढ़ाते हैं और कुछ भी नहीं करते, वो चोर नहीं हैं। मेरी ये बात सुनकर एक आदमी ने उनकी मदद की, उनको छुटाया।
इस दरमियान वो जा रहे थे अपना जान बचा के जा रहे थे, वैसे ही अचानक से बोल रहे सबको कि साइड होइए प्लीज़, मुझे जाने दीजिए भैया जाने दीजिए। इसी दरमियान पूरा मोबाइल काला हो गया और मैं कुछ देख भी नहीं पाई, सुन भी नहीं पाई। लेकिन मैंने वीडियो कॉल पे जो भी देखा वो पूरा मेरे देखने के बाद पूरा यकीन है मुझे कि ये सब एक साजिश है मेरे हस्बैंड को मारने के लिए, क्योंकि उन्होंने बहुत ही बेकदर से मारा है उनको। उनके पूरे चेहरे में डार्क सर्कल इस कदर आए हैं कि किसी चीज़ का निशानी नहीं है। साइड से उनके चेस्ट से लेकर नीचे कमर तक बेकदर से उन्होंने अपने घूसों से लातों से मारा है उनको। जिस कदर से मेरे हस्बैंड का कल हालत था, मैंने उनका सर जिस कदर देखा था उस दस्तक को मैं कभी ज़िंदगी तक नहीं भुला सकती हूँ। मैं आप लोगों से यही दरख्वास्त करूँगी कि मेरे शौहर को जिसने भी इस बेरहमी से मारा है उसे उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए, नहीं तो मेरे शौहर की रूह ज़िंदगी भर तड़पेगी कि मुझे इस कदर की मुझे कोई मेरा इंसाफ नहीं हुआ, मुझे मदद चाहिए। क्योंकि मेरे शौहर की जब रूह जा रही थी तरफ के यही बोल रही होगी कि मुझे मदद करो, कोई मेरी जान बचाओ। देखिए ट्रेन के लोगों की भी ये गलत बात है, इंसान को अगर किसी का भी बीच में कुछ होता है तो पकड़ के दोनों तरफ का बात सुनना चाहिए। वैसे में कई बेकसूरों की जान चली जाती है जिस कदर मेरे शौहर की चली गई। अगर ट्रेन में और भी 4 आदमी उनकी मदद करते क्या पता मेरे शौहर बच जाते हैं, लेकिन उन्होंने बहुत ही बेरहमी से मेरे शौहर को मारा है। इस दर्दनाक प्रशासन कह रहे हैं कि ये हादसा है, तो बॉडी को देख करके ऐसा बिल्कुल लग रहा है कि आपको ये हादसा है या फिर मतलब मर्डर है? बॉडी देख के पूरा ही दिख रहा है कि ये बहुत ही सोचा समझा गया हादसा है। क्योंकि मेरे शौहर डायरेक्ट मुझे फ़ोन में बोल रहे हैं कि मुझे वो मार रहे हैं, किस कारण से? अगर वो कुछ भी हो तो कोई ना कोई कारण तो होगा, डायरेक्ट आके कोई किसी को क्यों मार सकता है? सोचिए कितना डरावना होता है वो पल जब एक पत्नी अपने पति को मरते हुए देखे और कुछ ना कर सके। यहाँ भीड़ ने कुछ नहीं किया और वहाँ मुशर्रफ को भीड़ ने मार दिया। मुशर्रफ जिन्हें भीड़ घर से घसीट कर ले गई, दिल्ली दंगों में मुशर्रफ को भीड़ घर से खींच कर ले गई, पीटा गया और फिर उनका शव नाले में मिला दिया गया। एक परिवार ख़त्म हो गया, एक बेटी से उसका बाप छिन गया, एक पत्नी से उसका सहारा छिन गया। बेटी आज भी वो दिन याद करके रो पड़ती है। मेरे पापा की लास्ट आवाज़ हम लोगों ने यही सुनी थी कि भाई मुझे मत मारो, मैं भी तुम लोगों का भाई हूँ, मुझे क्यों मार रहे हो। तो फिर हमने अपनी आंखों से देखा था। उसके बाद यहाँ पे सरिया मार दिया था आईब्रो पे। उसके बाद उनकी वहीं पे डेथ हो गई थी। उसके बाद ना उनकी कोई आवाज़ आई ना कुछ। उसके बाद जब उन लोगों ने उन्हें मार दिया, हम लोगों ने खिड़की में से साफ साफ देखा, मारने वाले तक को हमने देखा, क्योंकि लाइट नहीं थी लेकिन सब ने फ्लैश जला रखी थी मोबाइल की, हमने देखा। फिर जब उन्होंने मारा तो उसके बाद यहाँ पे लगने के बाद पापा ख़त्म हो गए। फिर हमने देखा कि वो उनको घिसाटते हुए एक पैर पकड़ के उनका घिसटते हुए लेके जय श्री राम के ज़ोर ज़ोर से नारे लगाते हुए उनको तीसरी मंजिल से जीने से नीचे गिराते हुए ले गए। बस हमने इतना देखा। उसके आगे का हमारे फूफा ने हमें बताया आके कि उनको तीसरी मंजिल से नीचे ले गए मारते हुए गिराते हुए। उसके बाद नीचे बाइक जल रही थी, उसमें उनको जलाया गया। फिर उसके बाद उनको सामने नाला था बहुत बड़ा, उस नाले में फेंक दिया। हमारे फूफा ने हमें आके बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मुशर्रफ भाई को मार दिया है। अब वो लोग बोल रहे हैं कि तुम जो लेडीज़ वगैरह हो तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेंगे। वो लोग आए दोबारा, पापा को मारने के बाद दोबारा आए ऊपर, वो हमारे कमरे की तरफ आए। पहले उन लोगों ने कमरे के नीचे से पहले बोला कि गेट खोलो। हमने कहा हम गेट नहीं खोलेंगे, हमारे साथ बच्चे हैं। उन्होंने कहा अगर तुम गेट नहीं खोलोगे हम आग लगा देंगे। उन्होंने पेट्रोल डाला गेट के नीचे से। फिर हमने डर की वजह से गेट खोल दिया। हमने गेट खोला, उसके बाद फूफा हमारे आगे आ गए। उन्होंने कहा यहाँ पे कोई जेंट्स नहीं है, सारी लेडीज़ है। तो उसने कहा अगर तू बीच में आएगा हम तुझे ही मार देंगे, हम किसी भी लेडीज़ को नहीं छोड़ेंगे। इन मुल्लाओं ने हमारी बहन बेटियों के साथ बहुत गलत किया है, हम इनकी बहन बेटियों को भी नहीं छोड़ेंगे, इनका गलत करेंगे इनके साथ। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा हाथ पैर जोड़े। उन्होंने कहा इस कमरे में कोई जेंट्स नहीं है, इन लेडीज़ों को छोड़ दो। तो जो दंगाई थे वो लोग वार्निंग दे के चले गए कि अगर तुम लोग थोड़ी बहुत देर बाद हम फिर आएंगे, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं निकले तो हम तुम लोगों को भी मार देंगे। उसके बाद हम लोग
थोड़े टाइम बाद, रात का काफ़ी टाइम था, थोड़े टाइम बाद हम लोग सिंदूर वगैरह लगा के, बिंदी वगैरह लगा के हम लोग वहाँ से निकले। दोस्तों, सवाल आज भी वही है, भीड़ आखिर इतनी बेरहम कैसे हो गई? इन औरतों के आंसुओं का जवाब कौन देगा? सुभान, आयान, कैफ, मुशर्रफ, तौसीफ, ये सिर्फ नाम नहीं हैं, इनके पीछे टूटे हुए घर हैं, उजड़ी हुई औरतें हैं और वो बच्चे हैं जो ज़िंदगी भर अपनों को ढूंढते रहेंगे। जब भी किसी घर में हत्या होती है, सबसे लंबी सज़ा उस घर की औरतों को मिलती है, क्योंकि अदालतें शायद सालों में फ़ैसला सुना दें, लेकिन एक माँ की चीख, एक पत्नी का इंतज़ार, एक बेटी की खाली आँखें कभी ख़त्म नहीं होती। आज देश में सिर्फ कानून का सवाल नहीं, सवाल इंसानियत का है, क्योंकि अगर किसी की हत्या का वीडियो बनाया जाने लगे, अगर भीड़ किसी को पीटती रहे और लोग तमाशा देखते रहें, तो समझ लीजिए कि सिर्फ इंसान नहीं मर रहे, समाज भी मर रहा है। नमस्कार।